Okay. Okay, I am sharing my screen now. Please confirm. Is the screen visible? Is the screen working fine? Okay, please confirm. Am I audible? Please confirm. यस Yes, सर, आ sir. रही है। Screen is visible and you are audible, Okay, sir. okay, okay. Okay, thank you, thank you. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक क्विक गाइडलाइन प्लीज। सबसे पहले मैं सेशन के दौरान कोई सवाल एंटरटेन नहीं करूंगा, ये प्लीज आप जहन में रखें। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज सिंसियर अटेंशन, अनडिवाइडेड फोकस, अनडिवाइडेड अटेंशन। वो सारी चीजें आप जहन में रखें, तब आप ये सेशन समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें आप जहन में रखें, तभी आप समझ पाएंगे। हाँ, अगर बीच में कोई सवाल आता है, आप प्लीज उसको पेन डाउन करें, उसको हम सेशन के आखिर में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हाँ, इन Yes, sir. केस, हाँ इन केस मेरा नेटवर्क चला जाए या कुछ हो जाए, तब आप बता सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको प्लीज अच्छे से सुनना है विद अनडिवाइडेड फोकस। बीच में कोई सवाल नहीं पूछेगा। आपका कोई सवाल होगा, उसको आप प्लीज पेन डाउन करिए। उसके लिए हमने सेपरेट 5-10 मिनट्स रखे हैं। क्वेश्चन सेशन के आखिर में हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। Shall we start now? Yes, sir. Okay. Okay, fine. Okay. Alhamdulillahi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin ya rabbal alamin. जैसा कि आपको आपकी अवेयरनेस है कि आज हमारा पहला सेशन होगा एज फार एज ए कुरानिक सेशन इज कंसर्न्ड, तफसीर इज कंसर्न्ड। तो हम क्या करेंगे आज के सेशन में, हमारा ये मोटो होगा कि हम कुरान को इंट्रोड्यूस करें, कुरान है क्या, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि कुरान में कंटेंट क्या है, वो क्या हमसे डिमांड करता है। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट कुरान इज ऑल अबाउट, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुरान को अगर हम बेसिक बेसिक उसकी लिटरल मीनिंग में ले लें, कुरान का मतलब क्या है, लफ्जी तर्जुमा जिसे कहते हैं, लिटरल वर्ड, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान, वो क्या है। इसके आसान माने हैं कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है। वो किताब जिसे हम बार बार खोलते हैं, बार बार रिसाइट करते हैं। अगर आप देखेंगे भी, पूरी हिस्ट्री गवाह है कि एक ऐसी किताब जिसने जिसने सिविलाइजेशन को बदल दिया और जिसने कंसिस्टेंटली इतने फेज में पॉपुलेशन को डोमिनेट किया है एज फार इट इज रिसिटेशन इज कंसर्न, वो है कुरान। ऐसी आपको कोई किताब नहीं मिलेगी जो कंसिस्टेंटली 1400 साल तक चलती आ रही है और बार बार उसको पढ़ा जाता है। हर किसी चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, चाहे वो एज फार एज द राइटिंग इज कंसर्न, सिविलाइजेशन इज कंसर्न। लेकिन ये कुरान अपने आप में एक लिंग्विस्टिक मॉन्यूमेंट ऐसा है कि ये बार बार पढ़ी जाती है। तो इसीलिए इसका नाम ही है अल कुरान, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है। अब उसके बाद इसका दूसरा नाम और इसकी सिफत भी सबसे डोमिनेट है, ये अल फुरकान है। अब फुरकान किसे कहते हैं, इसे गौर से सुनिएगा आप। फुरकान का अगर आप बिल्कुल एक लिटरल मीनिंग निकाले, इसका मतलब आता है फर्क करने वाली चीज, यानी ये फर्क करती है। लेकिन फर्क किस में करती है, ये फर्क करती है हक और बातिल में, बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बिटवीन जस्टिस एंड इनजस्टिस, बिटवीन गाइडेंस एंड मिसगाइडेंस। ये उस चीज में फर्क डालती है, ऐसी किताब है ये। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी सिफत और इसका सबसे बड़ा एक नाम भी है, वो है अल फुरकान, यानी फर्क करने वाली। अब इसकी थोड़ा सा और कनोटेशन देखते हैं हम, ये अल फुरकान कैसे, इसे आप गौर से सुनिएगा। देखें, हमारी जो लाइफ है, इसको हम बगैर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के चला नहीं सकते। हमारे पास कार होती है, उसके लिए भी हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए। हमें कब उसको स्टार्ट करना है, हमें कब उसको रोकना है, कौन सा प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर एक ये पूरी एक सोसाइटी है या इसके अंदर एक इंडिविजुअल है, इसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए, अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, ठीक है। लेकिन वो जरिया कौन सा बनेगा, ये जिंदगी गुजारी, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल कौन प्रोवाइड करेगा, क्या इंसान प्रोवाइड करेगा?
क्या ये इंसान प्रोवाइड कर सकता है? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस लेके जीता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वीमेन राइट्स की अंडरस्टैंडिंग की बात करें, वीमेन राइट्स की अंडरस्टैंडिंग की बात करें, हम देखेंगे सिविलाइजेशन गवाह है। ग्रीस की सिविलाइजेशन कैसे ह्यूमन राइट्स को देखती थी, कितना सप्रेस करती थी वीमेन्स को। उसके बाद अगर हम थोड़ा और जाए, रोमन सिविलाइजेशन में देखें, रोमन एम्पायर में देखें, उसके कंटेम्पररी पर्शियन एम्पायर में देखें, कैसा रोल था जो वीमेन्स के साथ किया जाता था। वीमेन राइट्स की क्या अंडरस्टैंडिंग थी? यानी वीमेन को एक डिग्रेड समझा जाता था सोसाइटी में, डिग्रेड क्लास, सेकेंडरी सिटीजन ऑफ द स्टेट, एक इनको समझा जाता था। इसी के बाद अगर आप देखें, फिर अरब वर्ल्ड से भी आप अवेयर हैं, आपने सीरा पढ़ी होगी। अरब वर्ल्ड में क्या वीमेन का रोल था, क्या वीमेन के राइट्स थे? इनको आप समझने इनको आप समझिए तो आपको समझ आएगा कि वीमेन कितनी डिग्रेड थी सोसाइटी में। उससे अगर आप आगे बढ़ें, रिसेंट पास्ट की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ हार्डली 200 ईयर्स, 18th 19th सेंचुरी की बात है। आप देखेंगे यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सती था। सती सिस्टम आप समझ रहे हैं ना, कि हस्बैंड अगर किसी का मर जाता, उसके साथ साथ उनकी जो वाइफ होती थी उनको भी उसी में उस जो उनका होता है जिसपे वो जलाते हैं, उनके साथ उनको जलाया जाता था। यानी खुद की वर्थ, खुद की कैपेसिटी, खुद का ऑनर कुछ भी नहीं था वीमेन को, सेकेंडरी सिटीजन थी। उसकी वर्थ उसके मेल फोक से की जाती थी। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन राइट्स थे जो एक सिविलाइजेशन ने सेटअप करा था, किसके ऊपर? वीमेन्स के ऊपर। अब अगर एक और एक्सट्रीम पे चले जाएं हम, हमारे पास पोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन जब आती है, जब मॉडर्न सिस्टम को वो क्रिटिक करता है, हमारे पास एक फेमस मूवमेंट आती है बाय द नेम फेमिनिज्म। हमारे पास फेमिनिज्म मूवमेंट्स आते हैं, चाहे उसमें फिर डिफरेंट क्राइटेरियाज के मूवमेंट हो, चाहे वो लिबरल फेमिनिज्म हो, चाहे वो रेडिकल फेमिनिज्म हो, चाहे वो सोशल फेमिनिज्म हो, चाहे वो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म हो, चाहे वो रेडिकल फेमिनिज्म हो। लेकिन फेमिनिज्म का नारा क्या है? कि हम इस वीमेन को ऑनर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिबर्टी। उनने पेडेस्टल ऑफ ऑनर बनाया लिबर्टी को। लेकिन उसके अपोजिट में अगर आप देखें, उसके अपोजिट में कुरान क्या प्रोवाइड करता है? तभी तो ये अल फुरकान है। ये कौन सा क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया, द पेडेस्टल ऑफ जस्टिस। ये लिबर्टी को नहीं बनाता, ये ह्यूमन रीजन को नहीं बनाता पेडेस्टल, ये बनाता है जस्टिस को। और अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन को खोलें, वहां एपिटोम ऑफ सिविलाइजेशन रहा है कि अगर किसी चीज के बारे में किसी थिंकर ने, किसी सिविलाइजेशन ने स्ट्राइव किया है, वो इसलिए किया है कि हम जस्टिस को अचीव करें। लेकिन ये ह्यूमन रीजन से नहीं हो सकता, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट से नहीं हो सकता, ये ह्यूमन एम्प्रेसिस्ट आइडियोलॉजीज से नहीं हो सकता। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटी से हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव रियलिटी कौन है? जो क्रिएटर है हमारा। वो बायस्ड नहीं हो सकता, वो किसी इतनी इतने ग्रुप को फेवर नहीं कर सकता, वो किसी कलर को फेवर नहीं कर सकता। इसीलिए वो अल फुरकान कहलाता है। उसकी सिफ्त है ना ये अल फुरकान, ये कलाम है। अल फुरकान कलाम है अल्लाह ताला का। तो जब कलाम है अल्लाह ताला का, तो जो इसमें कहेगा यानी अल्लाह ताला उसे एंडोर्स करता है, उसे डिसमिनेट करना चाहता है। तभी ये क्राइटेरियन है, तभी ये तभी ये अल फुरकान है, तभी ये फर्क करने वाली चीज है हक और बातिल में। अब अगर और एक एग्जांपल ले लें आप, फॉर एग्जांपल हम अभी इकोनॉमिक सिस्टम्स देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स देखते हैं, हमारे पास दो पोलर वर्ल्ड्स है, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, इन द फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। कैपिटलिज्म का नारा क्या है? हम कंपटीशन को जनरेट करेंगे, लेकिन इक्वालिटी उसमें कहीं नहीं रहती। अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से तर होता जा रहा है। देयर इज अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ये किसका रिजल्ट है? कैपिटलिज्म का। उसके अपोजिट में देखेंगे आप तो सोशलिज्म है। सोशलिज्म किसको फोरफ्रंट बना के रखता है? इक्वालिटी को, लेकिन कंपटीशन नहीं रहता। तो ये कुछ फ्लॉज है, कुछ ड्रॉबैक्स है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से जनरेट होता है जब वो खुद अल फुरकान बनने की कोशिश करता है। क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, सब्जेक्टिव बायसेस है, लेकिन उसके अपोजिट में एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो प्रोवाइड करने वाली एक ही चीज है, वो यही अल फुरकान है, यानी अल कुरान है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा नाम भी है, इसीलिए इसकी सबसे बड़ी सिफ्त भी है अल फुरकान। उसके बाद अगर हम इसको और डीप डग करें तो हमें पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, वो हमारी फैमिली लाइफ देखें आप। फैमिली लाइफ एक से आज से 300 साल 400 साल समझी जाती थी, जो जिनका इस्लामिक इन्फ्लुएंस ना था, उन सोसाइटीज की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ बिफोर द टाइम ऑफ जाहिलिया, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो दौर था, वो क्या कहलाया जाता था? द पीरियड ऑफ जाहिलिया।
तो उसमें क्या था कि जो फादर्स है, जो पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को गुलाम समझते थे कि जैसे हम अपने बच्चों को रेगुलेट करें वैसे इनको होना है। आपने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अगर सीरा पढ़ी होगी, आपने देखा होगा कि उनको अल खत्ताब कैसे बिहेव करते थे। उनके रीजन को, उनके इंटेलेक्ट को कोई वैल्यू नहीं था उनके पेरेंट्स के सामने। हालांकि माशरा उनको समझता था, लेकिन उनके खुद के पेरेंट्स उनको नहीं समझते थे। लेकिन उसके सिविलाइजेशन को देख लें, उन्होंने ओल्ड एज होम्स बनाए हैं कि हमारी प्राइवेसी ब्रीच होती है, हम क्यों अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ में दखल अंदाजी दें। ये एक एक्सट्रीम है, वो एक एक्सट्रीम था। लेकिन इसको, इस गैप को फुलफिल किसने किया, इसको ब्रिज किसने किया? इस अल फुरकान ने। ये अल फुरकान बताता है कि एक बच्चे को अपनी हैसियत है, अपने हुकूक है, माँ बाप को अपने हुकूक है। हाँ, ये जो चिल्ड्रंस होंगे उनको अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, विद डिग्निटी, विद ऑनर, हुस्न इखलाक पेश करना है। लेकिन उतनी उनकी इताअत नहीं कर सकते। इताअत तब होगी जब इस अल फुरकान के जरिए होगी। इस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल सकते पेरेंट्स भी। कुरान यहां तक कहता है तुम अपने माँ बाप के साथ उफ तक बिहेव ना करो, यानी उफ ना कहो, यानी इस लहजे में अपने वर्बल स्टेटमेंट भी ऐसे यूज करो ताकि उसमें शफकत नजर आए। तो इस इन एक्सट्रीम्स के दरमियान जो ब्रिज बनता है वही अल फुरकान है, वो ये कुरान है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से नहीं चलता है। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, कोई कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस सही है, कोई कहता है मीन्स सही है। लेकिन इनको होल्ड करने वाला, इनको उस डिसमिनेट से बाहर निकालने वाला, एक मनहज पे रखने वाला, एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ड्रॉ करने वाला एक ही किताब है, एक ही कलाम है, वो है अल फुरकान, वो है ये कुरान। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी, क्या है ये कुरान, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले तो हमारे जहन में सवाल आता होगा, हम सिर्फ इतने सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है जो डिविनिटी क्लेम करते हैं, हम सिर्फ कुरान को क्यों खोलते हैं, हम सिर्फ कुरान को क्यों पढ़ते हैं, दूसरे मजाहिब क्यों नहीं? क्या हम ट्रेडिशनलिस्ट है? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनलिस्ट उस फिलोसफी को कहते हैं जब अपने बिलीफ में आप सेटिस्फाई हो, आप दूसरे बिलीफ को रूम नहीं देते हो क्या ये हक है कि गलत है। उसे कम से कम महसूस तो करो, क्या वो कहना क्या चाहता है, अपोजिट पोल में वो आइडियोलॉजी क्या कहना चाह रही है। क्या हम डॉगमेटिक है? डॉगमेटिक कहता है उस आइडियोलॉजी को कि हम अपनी आइडियोलॉजी को सुपर इंपोज करें रेस्ट ऑफ द आइडियोलॉजी से। क्या हम डॉगमेटिक है? क्या हम ट्रेडिशनलिस्ट है? क्या हम कंजर्वेटिव है? आप इस चीज को समझिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यह है कि कोई ऐसा सोर्स जो डिविनिटी क्लेम करता है रिलायबल नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, अपार्ट फ्रॉम कुरान देयर इज नो अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर दैट इज रिलायबल। वो रिलायबल हो तो हम उस पर ट्रस्ट करें, हम उसकी एपिस्टेमोलॉजी पे ट्रस्ट करें, हम उसके टेक्स्ट पे ट्रस्ट करें कि ये वाकई वर्ड ऑफ गॉड है। स्केप्टिसिज्म एक प्रोसेस है जो बयान करता है कि जो हम जिस चीज पे हम मानते हैं क्या वो वाकई हक है कि नहीं, सोर्स के हिसाब से, चाहे वो कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर हो। अपार्ट फ्रॉम कुरान, इस स्केप्टिसिज्म के बुनियाद पे, सोर्स के हिसाब से कोई पेडेस्टल पे पूरा नहीं उतरता अपार्ट फ्रॉम कुरान, चाहे कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो। चाहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फिलोसफीज ले लें, कल्चरल डोगमास ले लें, चाहे अब्राहमिक ट्रेडिशंस की बात कर रहा हूं मैं, चाहे अब्राहम ट्रेडिशंस की बात ले लें, वेदर इट्स ज्यू कम्युनिटीज, वेदर इट्स क्रिश्चियनिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, क्रिश्चियनिटी के ले लें आप। क्रिश्चियनिटी में मेन स्क्रिप्चर क्या है? बाइबल। लेकिन कौन सी बाइबल? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्जन्स ऑफ बाइबल। किस चीज को हम माने कि ये सही बाइबल है? और उस इन थाउजेंड्स ऑफ वर्जन्स में 73 आर एक्सेप्टेड बाय कैथोलिक्स एंड 6 एक्सेप्टेड बाय प्रोटेस्टेंट्स। हम किसको माने दैट दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड? फॉर एग्जांपल, देयर इज अ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, देयर इज अ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक, देयर इज अ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, देयर इज अ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू पॉल। देयर इज नो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस, पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे पास एक बाइबल तो होनी चाहिए कि हम माने कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। यही इंड्रोक्टिनेशन, यही इंटरपोलेशन, यही कॉन्कॉक्शन, यही फैब्रिकेशन हर कोई स्क्रिप्चर में है। आप महाभारत को ले लें, एक दिस इज द लार्जेस्ट एपिक,
वेद व्यास की गवर्नशिप में वो कंपाइल हुई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, आप इसको रेफरेंस में लीजिएगा, वेद व्यास के टाइम पे, ठीक है। उसमें देखें आप, उस टाइम वो 24,000 वर्सेस पे मुश्तमिल थी, वो कंपाइल की गई थी। लेकिन आज इट्स मोर देन 100,000, जिसे सम कॉन्टिनेंट में कहते हैं मोर देन 1 लाख वर्सेस। ये सारी क्या है? इट्स द रिजल्ट ऑफ कंकॉक्शन, इट्स द रिजल्ट ऑफ फैब्रिकेशंस, इट्स द रिजल्ट ऑफ इंटरपोलेशंस। लेकिन उसके अपोजिट में जब हम इस डिवाइन रेवलेशन में सिर्फ कुरान को लेते हैं, हमें नजर आता है कि दैट इट इज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड, इट इज द ओनली एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड। इस दुनिया में एक ही स्क्रिप्चर है जिसे हम माने वाकई अल्लाह का कलाम है, वो कुरान है। वो कहां से हमें मिलता है? प्रिजर्वेशन एविडेंसेस से। प्रिजर्वेशन एविडेंसेस वो क्या है? सबसे पहला एविडेंस है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई वर्स रिवील होती, वो फौरन उसे आगे पहुंचाते वर्बल स्टेटमेंट से, फिर वो उनको सुनाते, वो फिर पेन डाउन भी करते उसको। जो कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनको पेन डाउन करते, उस कोई भी वर्स उतरती जो रिवील होती थी, उसको फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन्वेस्टिगेट करते, ऑब्जर्व करते, क्या ये वाकई इन्होंने सही लिखी है, और यही नहीं, इन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन इसकी की है, वो इंटरप्रिटेशन भी खुद करते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ये किस चैप्टर में कहां रखनी है, वो ऑर्डर, वो जो फेज ऑफ ऑर्डर है, जो मुसफ का तरतीब है, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया है। इसका कंपाइलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हुए। कंपाइलेशन एक अलग चीज है कि हर एक मुसफ को एक किताब की शक्ल में देना, वो अलग चीज है, वो कंपेनियंस के टाइम पे हुआ। लेकिन ऑर्डर मेंटेन करना कि कौन सी सूरा कहां पे लगानी है, कौन सी आयत जब उतरती थी उसे किस सूरा में फिट करनी है, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की गवर्नशिप में हुई। उसके बाद हम देखते हैं देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ मेमोराइजेशन। हम देखते हैं कि सिंस द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक हम देखते हैं ये हुफाज का ये जो कल्चर है कभी खत्म नहीं हुआ सिविलाइजेशंस में। इवन दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। ये जो मेमोराइजेशन का कल्चर है ये दिन ब दिन फैलता ही रहता है, कम नहीं होता। यानी हमारे पास हुफाज बहुत ज्यादा है जिनको सीनों में मौजूद है ये कुरान, उनकी चेस्ट में मौजूद है। उनके पास अगर कुछ भी नहीं होगा फिर भी लिख डालेंगे वो पूरा कुरान। तो ये रहा है सिंस द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद एक और पॉइंट मैंने यहां मेंशन किया है, व्हिच इज अर्ली कंपाइलेशन विद रिग्रेस स्टैंडर्ड्स। वो क्या था? रिग्रेस स्टैंडर्ड्स क्या थे? फॉलोइंग ऑफ मतन, फॉलोइंग ऑफ इसनाद, चेन ऑफ नरेशन। चाहे वो अपार्ट फ्रॉम कुरान किसी सही हदीस में भी मेंशन हो, वो हदीस में मेंशन है कि मतन किस में फॉलो होती है, इसनाद किस में फॉलो होती है, किसने कहां से बात सुनी, किससे सुनी, उस टाइम कॉन्टेक्स्ट क्या हो रहा था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह पे मौजूद थे, क्या बात हो रही थी। इस टेस्ट से गुजरना था। इस टेस्ट से गुजरना होता था एक कंपेनियन को जब उसको अपनी बात डिलीवर करनी होती। इतने रिग्रेस मेजर्स थे, इतने रिग्रेस स्टैंडर्ड्स थे, और इसमें सबसे एक स्टेट ने रोल अदा किया। पहले ही स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द रीन ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद फॉलोड बाय उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, और कंपाइल ये फाइनली एक पिनैकल पे पहुंची ड्यूरिंग द रीन ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। स्टेट कंपाइलेशन, और वो स्टेट मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद भी है आज दो म्यूजियम्स में, इस्तानबुल म्यूजियम एंड ताशकंद म्यूजियम। इस्तानबुल द लार्जेस्ट सिटी ऑफ टर्की, ताशकंद द कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान, वहां ये मौजूद है दोनों मैन्युस्क्रिप्ट्स। उसके बाद पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी थी वहां पे, पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी थी वहां पे, यानी एक स्टेट कायम थी जो इसको रेगुलेट कर रही थी, कमीशंस बना रही थी, एक वॉलडॉग की तरह काम कर रही थी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर, ताकि कहीं इंटरपोलेशन ना हो, फैब्रिकेशन ना हो, कंकॉक्शन कहीं ना हो। और इस चीज की लेगेसी मेंटेन की थी किन्होंने? खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाय नॉमिनेटिंग 6 स्क्राइब्स ऑफ द स्टेट। 6 स्क्राइब उन्होंने नॉमिनेट किए थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसमें आप देखिए ज़ैद बिन साबित है, हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु है, ये सारे ऐसे 6 सहाबी बनते हैं जिनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नॉमिनेट किया था कि आप स्टेट स्क्रिप्चर का स्क्राइब बनेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंटली 1000 थे,
1000, जिसे हम आजकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहते हैं 1 लाख। 1 लाख ऐसे स्क्राइबर्स थे जो इंडिपेंडेंटली कुरान को रिटर्न में रखते थे अपनी जगह, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती थी ना नमाज में, खुद के अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो इंडिपेंडेंटली इसको मेंशन करते थे, पेन डाउन करते थे इस कुरान को। और ये हमें पता कहाँ चलता है, आप देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया हजतुल विदा, वहां पे 1.25 लाख का मजमा था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, 100,000 सहाबी मौजूद थे उस टाइम, मोर देन 100,000। आप इस चीज को समझिए। तो इस स्टेबिलिटी के साथ ये कुरान प्रिजर्व हुआ है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज। इसमें बहुत बड़ा हाथ है लैंग्वेज का। यानी आज अगर आप किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर की लैंग्वेज देखें, वो कहीं जगह आज बोली नहीं जाती। तो वी वेरी क्लियर, कोई ऐसा रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं पाएंगे आप जिसकी जबान आज बोली जाती हो। यानी स्पीकर्स कोई मौजूद है उस जबान के, अनलेस एंड अनटिल वो इस उस फील्ड के माहिर हो, यानी उन्होंने अपनी रिसर्च की होगी उस फील्ड में। यानी कॉमनर में वो फेमस नहीं है, कॉमनर मासेस में वो फेमस नहीं है, प्रिवेल नहीं है सोसाइटी में। और यही नहीं, दूसरी चीज जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ आर्किकनेस, ये कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ आर्किकनेस। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप विलियम शेक्सपियर की इंग्लिश ले लें आप, इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 300 ईयर्स, 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं। उनकी इंग्लिश उनकी इंग्लिश अगर आप पढ़ लेंगे, आपको समझ नहीं आनी है उनकी इंग्लिश। क्यों? क्योंकि वो डिग्री ऑफ आर्किकनेस इंग्लिश लैंग्वेज में मेंटेन नहीं है। उस टाइम चेंज हुआ। आज हमारे पास दो इंग्लिश है, देयर आर टू वर्जन्स ऑफ इंग्लिश इन आर करंट डे। हमारे पास है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। और आसमान जमीन का फर्क है जबानों में, लफ्जों को इस्तेमाल करने में अलग अलग कनोटेशंस है। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस लहजे पे, जिस अंडरस्टैंडिंग में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को अंडरस्टैंड किया जाता था, आज भी वैसे ही एज इट इज अंडरस्टैंड किया जाता है। इसका मतलब कुरान इज ए लिंग्विस्टिक मॉन्यूमेंट इन इटसेल्फ एज वेल। उसने, कुरान ने लैंग्वेज को भी प्रिजर्व किया। और ये लैंग्वेज इसीलिए आज भी जो 6 फेमस एक्सेप्टेड लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस में, वहां एक लैंग्वेज अरबिक भी है। फ्रेंच एक जबान है, अरबिक एक जबान है, चाइनीज है, इंग्लिश है, रशियन है, स्पेनिश है। कहने का मतलब है कि अरबिक भी है, एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। लेकिन ये कहां, कब की है, कब से प्रिवेल हो रही है सोसाइटी में? बिफोर 1400 ईयर्स। आप इस चीज को समझिए, ये कितनी बड़ी लेगेसी है, ये कितना बड़ा मॉन्यूमेंट है। अब इसी चीज को वजाहत करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया था बाई द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, विच इज नोन एज म्यूनिक यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। ये फेमस यूनिवर्सिटी है जर्मनी की। जर्मनी की एक फेमस यूनिवर्सिटी है बाय द नेम म्यूनिक यूनिवर्सिटी। उन्होंने एक एनकरी बिठाई थी, द मल्टी जनरेशनल स्कॉलरली एनकरी। उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने 5 डिकेड्स ऑफ रिसर्च कंपाइल की। उन्होंने 50 साल रिसर्च कमीशन बिठाए। किस चीज के लिए? कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट को रिवील करने के लिए। उन्होंने, उनकी जो रिसर्च थी उसके डायमेंशंस पे बताता हूं आपको। एक तो वो टेम्पोरल थी, दूसरी दूसरी क्या थी? वो स्पेशल थी। टेम्पोरल इन द सेंस, उन्होंने अलग अलग टाइम के मैन्युस्क्रिप्ट उठाए। फॉर एग्जांपल 7th सेंचुरी का एक मैन्युस्क्रिप्ट उठाया, 8th सेंचुरी का एक मैन्युस्क्रिप्ट उठाया, अकॉर्डिंगली 9, 10, 12 अकॉर्डिंगली वो फॉलो करते गए 19th सेंचुरी तक सारे मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने उठाई। उसके बाद अलग अलग रीजन से उठाई, यानी एक एक ही जमीन पे, यानी वो सब कॉन्टिनेंट में गए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ के सारे मैन्युस्क्रिप्ट उठाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें मिडिल ईस्ट से कुछ स्क्रिप्ट उठाए, उन्हें ऑस्ट्रेलिया से उठाए, उन्हें उन्होंने वेस्टर्न यूरोप से उठाए, उन्होंने स्पेन से कुछ उठाए, स्पेन में काफी सिविलाइजेशन थी मुस्लिम्स की, एंडलूसिया जिसे कहते हैं। उसके बाद अफ्रीका में काफी सारे मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने उठा लिए, और इनको स्पेशली भी, यानी अलग अलग स्पेस में भी और टेम्पोरली भी अलग अलग टाइम से कंपेयर किया। एंड दे केम टू द कंक्लूजन, उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? एवरी सिंगल स्क्रिप्चर इज आइडेंटिकल। हर कोई स्क्रिप्चर एक से मिलता था, आइडेंटिकल। किसी में कोई ऊंच नीच, कोई फर्क नहीं थी, एक्सेप्ट कुछ यहाँ डिस्ट्रॉय किए गए होंगे कोई वर्सेस,
यानी डैमेज हुआ होगा उनका, फिजिकल डैमेज ऑन मैन्युस्क्रिप्टस, बट एज फार एज द राइटिंग इज कंसर्न्ड वो बिल्कुल सेम रही। आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, ये म्यूनिक यूनिवर्सिटी है जर्मनी में, ये इसका आज का कैंपस है, लेकिन जिस टाइम में रिसर्च हुई उस टाइम में कैंपस नहीं था, टू बी वेरी क्लियर। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये कैंपस डिस्ट्रॉय किया गया था, क्योंकि आपको पता है हिटलर यही से थे, जर्मनी से। अलाइड पावर एक्सिस पावर में जो आपस में तजाद था, उसमें ये कैंपस डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन ये रिसर्च मौजूद रही, और ये रिसर्च आज भी वहां मौजूद है, म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में। और इसीलिए एक फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, अमेरिकन एम्ब्रियोलॉजिस्ट बाय द नेम डॉक्टर कीथ मूर, उनका कहना है दैट द वे कुरान इज प्रिजर्व्ड इट्स इटसेल्फ अ मिरेकल। ये खुद में एक मौजजा है, जैसे कुरान को प्रिजर्व किया गया, उसके अंदर तो छोड़े आप, उसमें अंदर क्या मिरेकल्स हैं, कुरान का महफूज होना खुद एक मिरेकल है। और ये हम गवाही नहीं दे रहे हैं, कि जो इस इंस्टीट्यूशन को न मानने वाले हैं वो भी गवाही देते हैं। डॉक्टर कीथ मूर, द फेमस अमेरिकन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। इसीलिए हम कुरान को फंडामेंटल स्ट्रक्चर मानते हैं, फंडामेंटल मैन्युस्क्रिप्ट मानते हैं, फंडामेंटल डिवाइन रेवलेशन मानते हैं, एंड द ओनली डिवाइन रेवलेशन फ्रॉम फ्रॉम विच वी सी गाइडेंस, द ओनली फुरकान, द ओनली अल फुरकान। इसीलिए हम ये क्राइटेरिया मानते हैं, यही एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करता है इस प्लेनेट अर्थ पे, जो डिटरमाइन कर सकती है व्हाट इज गाइडेंस, व्हाट इज मिसगाइडेंस, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज इनजस्टिस, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये बाइनरी फॉर्म्स कौन डिटरमाइन करे? ये कुरान डिटरमाइन करता है। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाई को हमने एड्रेस किया, क्यों हम कुरान को ही लेते हैं। उसके बाद अब हमने वाई को डिस्कस किया। अब जब एक बिगिनर होता है, एक स्ट्रेंजर होता है, वो कुरान का मुताला शुरू करता है, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम्स क्या है? अगर उनको हम पहले ही पेन डाउन करें, पहले ही उसको डिस्कस करें, तो हमें ये प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। क्लियर हुआ? तो वो प्रॉब्लम्स क्या है? देखें, जब भी एक स्ट्रेंजर, एक बिगिनर कुरान का मुताला शुरू करता है, तो ये पाता है, तो वो ये पाता है कि ये एक आम किताब जैसी होगी। वन थिंक्स लाइक कुरान इज एन ऑर्डिनरी बुक। वो समझता है कि कुरान एक आम किताब की सी है, तो उसका परसेप्शन होता है, उसके प्रिकंसीव्ड नोशंस होते हैं कुछ, कि जब मैं कुरान का मुताला शुरू करूं तो इसमें क्या मैं पाऊं। तो ये देखता है कि पहले एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद उसी चीज को, उसी टॉपिक को एलॉबरेट किया जाएगा, और उसी टॉपिक को कंक्लूजन में लाया जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ प्लीज, आप टेक्स्ट भी ना करें बीच में, क्योंकि मेरा फ्लो ब्रेक होता है। प्लीज, जो अननेसेसरी आप ये एक्टिविटीज करते हैं, प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम दिस। मेरा फ्लो ब्रेक होता हो, मेरा फ्लो ब्रेक होता है, प्लीज बेयर विथ मी। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा था कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं वाइल गोइंग थ्रू द कुरान एज अ बिगिनर, एज अ स्ट्रेंजर। जब एक स्ट्रेंजर कुरान को खोलता है, उसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसे क्या आती है? उसे लगता है कि एक आम सी किताब है, एक ऑर्डिनरी बुक। तो उसके जहन में यह होता है कि जैसे एक ऑर्डिनरी बुक में एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको इलॉबरेट किया जाता है, और उसी चीज को कंक्लूजन में लिया जाता है। उसके कुछ प्रिकंसीव्ड नोशंस होते हैं किताब के मुतालिक, लेकिन अब उसके जहन में यह है कि ये एक रिलीजियस बुक है। रिलीजियस एज ए टर्म, मुझे इससे भी इख्तलाफ है, एज ए रिलीजियस एज ए टर्म, कि कुरान को या इस दीन को हम रिलीजियस की ताबीर दें, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इट डजंट डू जस्टिस द वर्ड दीन। मुझे उसमें भी इख्तलाफ है, लेकिन आप इंग्लिश को एज ए टूल बना रहे हैं, हम एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, हमें रिलीजन वर्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो समझता है, एक लेमैन, एज ए स्ट्रेंजर, एज ए बिगिनर ऑफ द कुरान, वो समझता है कि मैं कुरान को जब खोलूं, एक तो ये ऑर्डिनरी बुक की तरफ उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसे लगता है कि ये मजहब की किताब है, तो इसमें मुझे मजहब के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी ये मैनर्स पे बात करेगा, एथिक्स पे बात करेगा, मोरालिटी पे बात करेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे रिगार्डिंग फैमिली, तो इन चीजों पे बात बात करेगा ये, राइट। अब उसके जहन में यह है कि इन्हीं चीजों पे बहस करेगा, और यही चीजें ऑर्डर में फॉलो होगी। यानी फॉर एग्जांपल फैमिली के बारे में, फैमिली पहले इंट्रोड्यूस होगी कि क्या आइडियल फॉर्म ऑफ फैमिली है,
उसके बारे में उसी चीज को इलाबोरेट किया जाएगा और इसी को कंक्लूजन में लाया जाएगा। उसके जहन में ये होता है, ऐसे मैं कुरान को जब खोलूंगा ऐसे मुताला शुरू करूंगा इस चीज का, क्योंकि उसमें उसके जहन में वही किताबी ढांचा है ना जो वो पढ़ रहा होता है। जो मखलूक की किताबें हैं उनके जहन में यही है। तो मैं कुरान को भी उसी पेडेस्टल पे, उसी पैरामीटर से फेस करूंगा, क्योंकि उन्होंने कुरान को खोला नहीं होता है उस नजरिए से। वो समझते हैं कि हम ह्यूमन स्टैंडर्ड यूज करेंगे अल्लाह के कलाम को भी रिप्रेजेंट करने में, अल्लाह के कलाम को भी खोलने में, अल्लाह के कलाम को भी अप्रोच करने में। हम वही स्टैंडर्ड्स, वही कंडक्ट उसको यूज करेंगे। तो वह ऐसे लॉस्ट होते हैं, a person lost like a stranger in the new city, in the streets of new city। वो ऐसे भटकते हैं जैसे एक अजनबी, एक वीरान गलियों में, अजनबी शहर में भटकता है, वो ऐसे भटकते हैं। फिर जब वो कुरान खोलता है, यहाँ ये देखता है एक ही चैप्टर में कभी यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है, कभी सोसाइटी के बारे में बात होती है, कभी सोशल वैल्यूज के बारे में बात होती है, कभी पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात होती है, कभी हिस्ट्री के बारे में बात होती है। तो एक ही चैप्टर में, एक ही थीम में ये सारे देखता है, तो वो कंफ्यूज होता है। ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एज ए बिगिनर फेस करता है जब कुरान का मुताला शुरू करता है। लेकिन अगर इसे ये चीजें पहले ही अवेयर कराई कराई जाएं तो इसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब इसी चीज को थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वो हिस्ट्री देखता है, इसमें वो हिस्ट्री देखता है। फॉर एग्जाम्पल सूरह यूसुफ खोलता है, वो सूरह कहफ खोलता है, ये हिस्ट्री है ना। सूरह यूसुफ के बारे में, सूरह यूसुफ जो है उसमें आप देखेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात हो रही है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्या थी, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया। सूरह कहफ आप खोलेंगे तो वहां उन गार के बारे में जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम जब खिजर अलैहिस्सलाम से मिले क्या हुआ, जुल्करनैन कौन था, हिस्ट्री है ना। सूरह बकरा को ले लें आप, सूरह बकरा में हिस्ट्री है पूरी बनी इसराइल की। लेकिन ये देखता है कि इसमें हिस्ट्री तो है, बट नॉट इन द स्टाइल ऑफ हिस्टोरियन। जैसे हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टाइल नहीं है इस कुरान का। इसमें रीजन तो है, इसमें ये बोलता है, कुरान कहता है हमें बार बार कि आप तदब्बुर करो, आप अक्ल का इस्तेमाल करो, लेकिन वैसा स्टैंडर्ड नहीं जो हमारे एम्पिरिसिज्म के मानने वाले हैं, जो हमारे फिलोसफी के एडवोकेट्स हैं, जो हमारे रैशनलिज्म के फॉलोवर्स हैं। ऐसा रीजन नहीं बोलता ये करो, ये इंडिपेंडेंट रीजन के खिलाफ काम करता है। कौन? कुरान। ये कहता है अकल का इस्तेमाल करो, बट नॉट इंडिपेंडेंट। अकल का इस्तेमाल इंडिपेंडेंटली हम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? उसके बाद ये देखता है कि सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, बट नॉट इन द स्टाइल ऑफ सोशोलॉजिस्ट। यहाँ सोशल वैल्यू बात होती है, सोसाइटी के पेडस्टल्स पे बात होती है कुरान में, लेकिन वो स्टाइल यूज नहीं होता है जो एक स्टाइल यूज करता है एक सोशोलॉजिस्ट। वो स्टाइल ये फॉलो नहीं करता ये कुरान। यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे बात होती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह नहीं। जैसे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कुरान को, सॉरी, अपने पॉलिटिकल लॉज देता है, पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात करता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स बताता है। कुरान ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अगेन वही बात होती है कि एक इंसान जो अजनबी शहर की गलियों में खो जाता है, वैसे ही एक कारी जो कुरान को एज अ बिगिनर पढ़ना शुरू करता है तो वो खो जाता है। अंडरस्टैंड करना चाहता है वो, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग इसको नहीं मिलती। वो कुरान के हरफों से खेलता है, कुरान का एसेंस उसको नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं इस चीज को? अब इसकी सोल्यूशन क्या है? ठीक है, मैंने प्रॉब्लम तो बताई आपको, लेकिन सोल्यूशन भी तो होना चाहिए इस चीज का। अब देखें, पहले आप देखें जो कारी होते हैं, जो रीडर्स ऑफ द कुरान होते हैं, वो किस बैकग्राउंड से होते हैं। दो ही बैकग्राउंड हो सकते हैं। या तो एक इंसान अवेयरनेस के लिए, नहीं, ईमान को में करने के लिए, अपने ईमान को बढ़ाने के लिए कुरान का मुताला करता है, या तो एक इंसान होता है जो क्रिटिक्स के यानी जो इविल इंटेंशन से कुरान को फॉलो करे, कुरान को पढ़े। दो ही इंसान हो सकते हैं ना। या तो वो कुरान को इसलिए निकाले, इसलिए पढ़े कि मैं इसमें खुदा ना खास्ता कोई गलती निकालूं, या तो वो एक ईमान वाला होता है कि मैं कुरान को पढ़ूं जो इसके माशरे में फेमस है, भाई कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है। यही तो है, यही तो ढांचा है हमारे जहन में, कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, इससे ज्यादा तो हम बढ़े नहीं कभी। यही है ना। क्या तो वो वाकई चाहता है कि मैं कुरान से अंडरस्टैंडिंग करूं, मैं कुरान को वाकई समझने के लिए समझूं ये क्या कहता है,
ये सिर्फ सवाब कमाने की किताब है, या मैं इसे हिदायत भी हासिल कर सकता हूँ? तो उसे प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसके सोल्यूशन क्या है? जो प्रॉब्लम्स आपके आपके सामने मैंने फेस सॉरी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रखी, उसके सोल्यूशन भी तो होने चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहले हम लाएंगे उस इंसान को जो इस कुरान को पढ़ता है इस नियत से कि खुदा ना खास्ता मैं इसमें कोई गलती निकालूं। और वो यही गलती कैसे निकालता है? वो यही पैटर्न देता है, देखें इसमें कोई हिस्ट्री जैसा वो हिस्ट्री जैसा वो टच नहीं, हिस्ट्री जैसा वो स्टैंडर्ड नहीं, इसमें वो एस्ट्रोनॉमी तो है लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स की तरह नहीं। इसमें रीजन का तो इस्तेमाल किया गया है, रीजन पे जोर दिया है, लेकिन फिलोसफी कहीं नहीं है। यहाँ एम्पिरिसिज्म के वो पेडेस्टल्स नहीं है, यहाँ रैशनलिज्म के वो पेडेस्टल्स नहीं है। यहाँ सोसाइटी पे तो बात हुई है, पूरी पूरा कुरान ही सोशल वैल्यूज के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन सोशोलॉजिस्ट का वो सोशोलॉजी का वो टेस्ट नहीं है इसमें जो सोशोलॉजिस्ट यूज करते हैं। आप इस चीज को समझिए। तो उसे हम क्या जवाब देंगे? इज माई वॉइस ब्रेकिंग? प्लीज कंफर्म। No, sir. ओके हिदायत, आई थिंक इट्स फ्रॉम योर एंड। हिदायत, ओके 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 फाइन। हाँ, तो इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहा था मैं। अब एक इंसान जो इसे एज एंड मैं फिर से मैं मेरा फ्लो ब्रेक होता है, प्लीज बेयर विथ मी। अब एक इंसान जो इसलिए मुताला शुरू करता है कि मैं इसमें कोई कमी निकालूं, मैं इसमें कोई कोताही निकालूं, तो इसीलिए उसके लिए हम ये जवाब देते हैं कि आप जिस परसेप्शन से इस कुरान को पढ़ रहे हो, यानी कि इसमें वो पैटर्न नहीं जो मैं रेस्ट ऑफ द बुक्स में देखता हूँ, चाहे हिस्टोरियन के पैटर्न में हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमर्स के पैटर्न में हो, चाहे वो एस्ट्रोफिजिस्ट के पैटर्न में हो, चाहे वो सोशोलॉजिस्ट के पैटर्न में हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पैटर्न में हो, वो पैटर्न वो यहाँ नहीं पाता। तो वो इसे एज ए क्रिटिसिज्म पेश करता है कि देखिए हम इस किताब को कैसे पढ़ें जबकि हमारा कोई स्टैंडर्ड, हमारा कोई मेजर हमारे लिए इसमें नहीं है। तो हम उसे जवाब देते हैं, क्या जवाब देंगे? कि ये पैटर्न ये खुद गवाही देता है किसी क्रिएशन की किताब में। ये अपना एक यूनिक पैटर्न जो है इस कुरान का, ये जो इस कुरान का खुद का एक यूनिक पैटर्न है, ये खुद गवाही देता है किसी क्रिएशन ने नहीं लिखी, एक किसी क्रिएशन का काम नहीं है। अगर क्रिएशन का काम होता तो क्रिएशन की तरह ही काम करता। ये खुद गवाही देता है ये क्रिएटर की किताब है। उसे हम ये जवाब देंगे। आप जिन प्रिकंसीव्ड नोशंस के साथ कुरान को अप्रोच करते हो, यकीनन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिएशन की है ही नहीं, ये क्रिएटर की किताब है, एक क्रिएटर का कलाम है। टू बी मोर अप्रोप्रिएट, ये कलाम है, किताब नहीं है। टू बी मोर अप्रोप्रिएट, हमने इसे किताब की शक्ल दी है। असल में तो ये अल्फाज है, कलाम है, सिफत है अल्लाह ताला का, एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इट्स नॉट अ क्रिएशन इन इटसेल्फ, ये अल्लाह ताला की सिफत में है, कलामुल्लाह, टू बी मोर अप्रोप्रिएट। तो उसे हम ये जवाब देते हैं कि ये खुद गवाही देती है, इसका पैटर्न, इसका यूनिक पैटर्न, ये खुद में एक ही ऐसी किताब है, बेमिसाल किताब है एंटायर मैनकाइंड में, एंटायर इन द एंटायर स्पैन ऑफ हिस्ट्री, ये एक ऐसी किताब है। और टिल द डे ऑफ जजमेंट ये ऐसी किताब रहेगी, एक ही किताब रहेगी अपने इस यूनिक पैटर्न में। क्यों? क्योंकि एक वाहिद किताब है जिसकी लेगेसी, जिसका टोन, जिसकी प्रिजर्वेशन क्रिएटर की तरफ से की गई है, इसका डिवाइन प्रॉमिस है प्रोटेक्शन का। अब दूसरा जो हमारे पास दूसरे आइडेंस हैं जो इसे ईमान के लिए पढ़ते हैं, यानी ईमान को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है? उनके भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे ना। उनके प्रॉब्लम्स क्या है? उनके प्रॉब्लम्स है कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स, यानी वो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं, यानी वो कुरान को फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। कुरान को खोल दिया, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी तो वो समझ लिया हमें कुरान पढ़ना आ गया, लेकिन उसको देखना है कि एक कुरान को जब पढ़ना है उसकी एक पीछे हिस्ट्री है, वो किसी नबी पे उतारी है। अगर कुरान को एज ए बुक पढ़ना होता तो अल्लाह ताला इस चीज पे कादिर थे, वो किसी पहाड़ पे ये कुरान उतारते और हमें अवेयर कराते, ये मेरा किताब है, ये मेरी किताब है, ये मेरा कलाम है, इसको डिसमिनेट करो और इसके जरिए से जिंदगी गुजारो। लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री है, वो प्रोफेटिक लाइफ है। हमें देखना है इस किताब को थ्रू द लाइट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल सूरह बकरा किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल की गई, उसका पस मंजर क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था,
सूरह बनी इसराइल अगर रिवील करी गई, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, तब हमें ये समझ आएगा कि ये कलाम क्या है, वो पैटर्न नजर आएगा। वरना हम किताब के यानी इन कुरान के अल्फाज से खेलेंगे, उसका एसेंस हमें नहीं मिलेगा। वो जो एसेंस है कुरान का, वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऑब्स्टैकल्स है जो हमें फेस करने पड़ते हैं एज ए बिगिनर, एज ए स्ट्रेंजर। अगर हमें ये पहले ही पता चले कि ये क्या ऑब्स्टैकल्स है, ये क्या हिंड्रेंसेस है, ये क्या प्रॉब्लम्स है, ये क्या चैलेंज है, हम इन चीजों पे काम कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी ताकि हम कुरान को उसके एसेंस में समझें। क्लियर हुआ ये अप्रोच के हवाले से, कि इंसान जब अप्रोच करता है, दो ग्रुप्स होते हैं और दोनों के सोल्यूशन हमने दिए, राइट। अब उसके बाद अब क्या प्रीरिक्विजिट्स है, क्या प्रियोर कंडीशंस है फॉर कंप्रहेंडिंग द कुरान। कौन से शराइत है जिनको जिनको हमें अदा करना है कि हम कुरान को उसके एसेंस में समझे। वो सबसे पहला क्या है, वो सबसे पहला क्या है, वो ये है कि इसका थीम हमें जानना है। व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द मोटो ऑफ द कुरान। कुरान का मोटो क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगा। वो हमें ऐसे पता चलेगा, हमें पता करना है कि कुरान किससे बहस करता है। और ये सबसे बड़ी हकीकत है, ये सबसे बड़ा प्री और कंडीशन है, ये सबसे बड़े एक प्रीरिक्विजिट्स में है कि हमें समझना है कुरान का मौजू इंसान, यानी कुरान इंसान से बहस करता है, किसी और चीज से बहस नहीं करता। आप इस चीज को समझिए। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करूं, वो क्या है। देखें, कुरान में यूनिवर्स के बारे में जिक्र है, कुरान में हिस्ट्री के बारे में जिक्र है, कुरान में हमें सिविलाइजेशंस के बारे में मिलता है, कुरान हमें ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में अवेयर करती है, कुरान हमें एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अवेयर करती है। लेकिन क्या एम्ब्रियोलॉजी को समझाना मकसद है, क्या यूनिवर्स को डिस्कस करना मकसद है, क्या फिजिक्स के लॉज को ट्रेस आउट करना मकसद है, क्या हिस्ट्री को रिवील करना मकसद है। नहीं, ऐसा नहीं। कुरान का मौजू सिर्फ इंसान है। कुरान सिर्फ इंसान की हिदायत के इर्द गिर्द घूमता है। कुरान रिवॉल्व्स अराउंड द ह्यूमन गाइडेंस। ये टूल यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, एस्ट्रोनॉमी से, ह्यूमन बायोलॉजी से, हिस्ट्री से, सिविलाइजेशन से, लेकिन इसका मकसद वो नहीं समझाना। इसका मकसद इंसान को समझाना है, इंसान की हिदायत के लिए उतरा है। अब अगर ये कहे कि इंसान के कुछ आजकल एक सीडो मॉडर्निज्म आया है, इसे हम सीडो मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं, कि एक इंसान कहता है कि कुरान में हर कोई चीज है, ये गलत कंसेप्ट है। कुरान में हर कोई चीज नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। कुरान में आपको सारी फिजिक्स कहाँ मिलेगी, सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स कहाँ मिलेंगे, सारी बायोलॉजी कहाँ मिलेगी। उसके लिए तो आपको अल्लाह ताला ने ह्यूमन इंटेलेक्ट दिया है, रीजन दिया है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, कुरान में हर वो चीज है जो हिदायत के लिए जरूरी है। टू बी मोर अप्रोप्रिएट, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। कुरान में हर एक चीज नहीं है, कहाँ हर एक चीज हो सकती है। उसके लिए अल्लाह ताला ने आजाद हमें छोड़ा है, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वो कुरान भी हमें कहता है कि तुम अकल का इस्तेमाल करो, तुम तदब्बुर करो, आप साइंस पे यूज करो, टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, इनोवेशन पे काम करो, एआई पे काम करो, जो आज मॉडर्न फिनोमेना है। लेकिन कुरान में आपको हर चीज मिलेगी ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो क्लेम ही नहीं है कुरान का। कुरान का मौजू हिदायत है, कुरान हिदायत के इर्द गिर्द घूमता है। इसको इसमें आप देखते हैं, इट्स ए बुक ऑफ साइंस, इट्स नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट्स नॉट अ बुक ऑफ फिजिक्स, इट्स नॉट अ बुक ऑफ बायोलॉजी, इट्स नॉट अ बुक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, नॉट एट ऑल। हाँ, वो कुछ तशबीहात मिलते हैं, कुछ इशारात मिलते हैं, वो इसलिए कि हम समझे, हम उसको मेजरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट मानते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन एग्जाम्पल्स का यूज किया, हिस्ट्री का इस्तेमाल किया। वरना हिस्ट्री की किताब नहीं है, एक गाइडेंस की बुक है। एक सबसे बड़ी हकीकत है कुरान की कि हम कुरान के मकसद से पहले वाकिफ हों, वरना कुरान के अल्फाज से हम खेलेंगे। कुरान से इशारात हमको मिलेंगे, लेकिन कुरान को वो मकसद बनाना, फिर वो पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा है अगर हम कुरान को इस इंटेंशन से खोलेंगे। कुरान को खोलना है एज ए गाइडेंस, एज ए मार्क ऑफ गाइडेंस, नथिंग एल्स। और सबसे बड़ी चीज जो हमें कुरान को समझने से पहले अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज की, वो ये है
कि कुरान हमें कहता है जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन में भेजा, यानी इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने इस जमीन को चुना, द प्लेनेट अर्थ, जिसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन कैसे भेजा, इस चीज को समझिए आप। ये कुरान का एक प्रीरिक्विजिट्स है, ये कुरान के कुछ प्रीरिक्विजिट्स में आता है, प्रियोर प्रियोर कंडीशंस में आता है कि इस चीज को समझे तब हमें कुरान का एसेंस समझ आएगा। कुरान हमें बताता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजे तो वो आजाद नहीं भेजे, वो हिदायत के साथ भेजे। इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। देखें, अगर आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को अकल के हवाले किया जाता तो वो हिदायत ना होती। लेकिन अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो पूरी हिदायत के साथ भेजा, उनकी रहनुमाई का इंतजाम किया था। वो समझ सकते थे कि हक क्या है, बातिल क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, हिदायत क्या है, गुमराही क्या है। वो समझ सकते थे ये कॉन्सेप्ट्स। हाँ, वो महदूद था क्योंकि सिविलाइजेशन अपनी मैच्योरिटी पे नहीं थी, वो महदूद था, शरीयत महदूद थी। लेकिन फंडामेंटल्स तो चेंज ना हुए। उसी चीज के बारे में अल्लाह ताला कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमेशा से दीन एक ही रहा है, दीन तो है ही एक, अल इस्लाम, अकेला वाहिद इस्लाम। ये सबसे बड़ी हकीकत है जो कुरान हमें अवेयर करता है। उस और उस इसी को इलाबरेट करके आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने औलाद को ये सिखाया कि तुम वही बनकर रहो, इसी इस्लाम के पैरों बनकर रहो, यानी मुस्लिम बनकर रहो। ये सबसे बड़ी हकीकत है जो हमें कुरान अवेयर करता है। यानी अब इस डाइवर्सिटी से हम यूनिवर्सलिटी की तरफ बढ़े। हमने मर्ज किया इस पूरी ह्यूमन रेस को, हमने एक ही मनहज पे कायम किया कि ये किसी से बहस नहीं करता, इंसान से बहस करता है। और इंसान भी कभी अकल के हवाले आजाद नहीं किया गया, उसको हमेशा हिदायत के साथ भेजा गया। और सबसे पहले वो इंसान कौन थे, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम। उनको हिदायत का इंतजाम किया था अल्लाह ताला ने, उनको अकल के हवाले नहीं किया था। आप देखें, इस चीज को मैं बार बार दोहराऊंगा आगे भी सेशंस में। जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, सॉरी, यस, जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी तो उनको वो अल्फाज नहीं मिलते थे कि मैं अल्लाह ताला को कैसे अब मनाऊं। तो वो अल्फाज भी अल्लाह ताला ने ही उनको सिखाए, जो हम रोजमर्रा की दुआओं में पढ़ते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये अल्फाज भी अल्लाह ताला ने उनको सिखाए। यानी एक तो उनको पता था कि मेरा एक क्रिएटर है, मुझे उनकी सबमिशन में अपनी जिंदगी गुजारनी है। वो अल्फाज भी उनको नहीं मिले कि मैं कैसे अब अल्लाह ताला को मनाऊं, मेरे से तो गलती हो गई। इस सूर्य आराफ में हमें आता है, सूर्य आराफ जब हम पढ़ेंगे आगे हमें पता चलेगा वहां पे कि कैसे अल्लाह ताला ने उस दुआ के बारे में अवेयरनेस बताई, अवेयर कराया हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को, यानी उनका इंतजाम किया था। उसके बाद उन्होंने यही लेगेसी कैरी करी, अपनी औलाद को सिखाया कि तुम मुस्लिम बनकर रहो। फिर विद द सुपीरियर ऑफ टाइम ये ह्यूमन सिविलाइजेशन डिग्रेड होती गई। इन्होंने हिदायत के बदले अपने डिजायर्स, अपने इंटेलेक्ट, मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा ये वर्ड इंटेलेक्ट, लेकिन कौन से इंटेलेक्ट, इंडिपेंडेंट इंटेलेक्ट, इंडिपेंडेंट इंटेलेक्ट उन्होंने खुद को यूज किया, वो किसी के ताबे नहीं रहे। हालांकि इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करना कुरान का पहला उसूल है, लेकिन वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस इस्लाम, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस बुक, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस अल फुरकान। इंडिपेंडेंट रीजन नहीं, इंडिपेंडेंट थॉट नहीं, इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी नहीं, इंडिपेंडेंट साइंस नहीं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस बुक, दिस अल फुरकान। कोई मना नहीं किया गया आप दिमाग का इस्तेमाल ना करो, लेकिन एक छतरी तो ले लो, कहीं बारिश के नीचे दब ना जाओ। एक छतरी तो ले लो, वो छतरी क्या है, वही अल फुरकान है। उसके बाद तुम जिंदगी में चाहे आगे बढ़ो, कोई हर्ज नहीं, आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहें करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मीन्स इस्तेमाल करें। कुरान तो अवेयर कराता है इस चीज के बारे में, लेकिन इंडिपेंडेंट लिए ही, आप आजाद नहीं हो, आपको हिदायत की ताबे रहना है। इस चीज को समझिए आप। उसके बाद जब ये सिविलाइजेशन आगे बढ़ती रही, इनमें गुमराहियां आई, इनमें खराबियां आई। इस चीज को समझ रहे ना आप, इनमें खराबियां आई। और फिर अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम के तहत, अपनी मर्सी के तहत, जिसकी वो सबसे बड़ी सिफत है कि वो अर्रहमान अर्रहीम है, उन्हें बार बार अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने नबी को भेजा। एक पर्टिकुलर
जोग्राफिकल लोकेशंस में अपने नबी भेजते रहे, अवेयरनेस फैलाई कि नहीं तुम्हें जिंदगी ऐसे गुजारनी है। वही सेम बात तो दोहराते रहे जो आदम अलैहिस्सलाम ने दोहराई थी, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये हर एक नबी का नारा था, किसी ने कोई अलग बात नहीं कही, और ये चलता रह गया ये सिलसिला ईसा अलैहिस्सलाम तक, और फाइनली फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इस चीज को समझिए आप। यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा यहां से हम जल्दी कंक्लूड करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होने वाला है यहां से। प्लीज, आई वांट फ्रॉम यू ए सिंसियर अटेंशन, अनडिवाइडेड फोकस, अनडिवाइडेड अटेंशन, प्लीज बेयर विथ मी। अब उसके बाद जब ये गुमराहियां फैलती गई और अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा, और फाइनली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इस चीज को समझिए आप। लेकिन इसमें दो कॉन्सेप्ट है, उसको मैं रिवील करूंगा। वो ये है, एक तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उस दौर में भेजा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजना और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भेजना, वो इंपॉर्टेंट है। यहां ज्यादा स्ट्राइक करें आप, कौन सा टाइम पीरियड था वो आपके जहन में टाइमलाइन आएगा, वो कौन सा पीरियड था? 7th सेंचुरी थी ना वो, 7th सेंचुरी एनो डोमिनी एडी। ठीक है, फर्स्ट जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वो जो अब्राहमिक, सॉरी, वो जो अरब में वो कैलेंडर फेमस था, जिस टाइम अब्राहा ने हमला किया था, उस साल में भेजा, उस फेज में भेजा, उस टाइमलाइन में भेजा। अब उसी टाइमलाइन को अब गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ यूज कीजिए, उसी चीज को हम रिवील करने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड में। दिस स्लाइड, वो क्या था, आप इस चीज को समझिए। अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए मुझे आपसे। वो क्या था, देखें। एक फेमस फिलोसोफर रहे हैं बाय द नेम ग्लॉकॉन, जिनकी फेमस डिबेट्स भी रही है प्लेटो के साथ। जो मेरे यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स रहे होंगे सोशल साइंस के, वो समझ रहे होंगे कि हमने डिबेट्स पढ़े हैं प्लेटो एंड रेस्ट ऑफ द एथेनियंस के साथ। उसमें से फेमस फिलोसोफर रहे हैं एक ग्लॉकॉन, थिंकर रहे थे अपने टाइम के। उनकी एक डिबेट है प्लेटो के साथ। अब इन्हीं ग्लॉकॉन को हम फेमस कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट भी कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट। ये सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट क्या है, ये सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा डिस्कस करें ताकि हम स्लाइड को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, वो जिस फेज में थे वो 5th सेंचुरी बीसी था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 500 साल, 5th सेंचुरी बीसी। इस चीज को समझ रहे हैं ना आप। अब वो पहले सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थे। इसका मतलब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन सिटीजन्स एंड द पॉलिटिकल एलिट्स। एक एग्रीमेंट होना चाहिए पब्लिक में और उसके रूलर्स में। किस लिए एग्रीमेंट होना चाहिए? कि एक रूल करे और दूसरों को रूल मानना होगा, ताकि सोसाइटी अपने हार्मोनियस, अपने सॉलिडेरिटी मैनर में रहे, उस मैनर में रहे, उस हार्मोनियस सिविलाइजेशन में रहे जिस चीज को हम मानते हैं कि ये जस्टिस का मयार है। ये सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट इसीलिए कहलाए जाते हैं बाय द नेम ग्लॉकॉन। एक फिलोसोफर है जिनकी फेमस डिबेट्स मेंशन है इन द फेमस बुक ऑफ रिपब्लिक बाय प्लेटो, ग्रीक सिविलाइजेशंस में ही। अब इस चीज को देखें आप, वो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट वो बने इसलिए कि उन्होंने नजरिया पेश किया कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सब्जेक्ट्स, between the political elites and the subjects, between the political elites and the rest of the common masses। यानी सिविलाइजेशनल मैच्योरिटी आई थी उस पीरियड में। स्टेट्स का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था, ये स्टेट का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था। उससे पहले अगर आप देखें, कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई बड़ी स्टेट नहीं थी। हाँ, एक पॉलिटिकल इन्वेजन होता था, एक कंप्रहेंशन अप्रीहेंशन ऑफ पावर होता था किसी रूलर के जरिए, लेकिन वो स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था कि हुकूक होनी चाहिए, वीमेन राइट्स की बात होनी चाहिए। इसीलिए हम फर्स्ट फेमिनिस्ट बोलते हैं प्लेटो को। प्लेटो इज रिगार्डेड और लेबल्ड एज ए फर्स्ट फेमिनिस्ट इन द एंटायर हिस्ट्री। उन्होंने पहली बार वीमेन राइट्स के बारे में बात की। तो ये सारा फेज कहां स्टार्ट होता है? इसी फेज में, वो जो टाइमलाइन था और इसमें हमें सबसे बड़े बड़े एम्पायर्स मिलते हैं इन द फेमस एम्पायर लाइक पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर।
ये डेवलप हो गए थे। वो रूल कैसे करते थे दैट सेकेंडरी क्वेश्चन, उसको छोड़ें, उनका रूल कैसा था, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट था ना कि स्टेट हो, सोसाइटी हो, सोशल वैल्यूज हो, हर एक के हुकूक हो, रूलर का भी अपना एक टेक है, सब्जेक्ट्स का भी अपना एक टेक है, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द रूलिंग लीड्स एंड द सब्जेक्ट्स। एक कॉन्सेप्ट था, एक सिविलाइजेशन मैच्योरिटी उस टाइमलाइन में आई थी। इससे पहले हमें किसी भी सिविलाइजेशन में ये मैच्योरिटी नजर नहीं आती। और इस सिविलाइजेशन मैच्योरिटी में सबसे बड़ा हाथ क्या था? अरब वर्ल्ड का। इट वॉज ऑन द क्रॉस रोड ऑफ द सिविलाइजेशंस। इस चीज को समझिए आप। सऊदिया अरबिया जो था, ये लैंड, पूरा अरब वर्ल्ड, इट वॉज ऑन द क्रॉस रोड ऑफ सिविलाइजेशंस। देखिए आज आप वर्ल्ड मैप को अपनी आंखों के सामने कीजिए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का छोड़े, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को छोड़े वो डिस्कवरी नहीं हुआ था। आप जहन में रखें, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इस चीज को आप जहन में रखें। एंटार्क्टिका भी को भी छोड़ें आप, वो तो अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है। उस टाइम नॉन वर्ल्ड क्या था? अफ्रीका, ऊपर में यूरोप, और बिल्कुल उनके राइट साइड में एडजेसेंट में एशिया। और उनके हार्ट लैंड में बिल्कुल द हार्ट ऑफ दैट सिविलाइजेशन वाज अरबिया। यानी एक अप्रोप्रिएट लोकेशन थी जिसमें अब इंफॉर्मेशन, जो ये मैसेज थी, जो ये हक था, जो ये गाइडेंस है, ये डिसेमिनेट हो। और उससे बढ़कर क्या थी एक चीज? वो थी कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी। इससे पहले लोग बाहर नहीं जाते थे किसी एक्स्ट्रा कॉन्टिनेंटल स्पेस में। यहां कॉन्टिनेंटल स्पेस में लेता हूं जो आज आज के कॉन्टिनेंट्स है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में कोई माइग्रेशन करता, एक वहां पे इतनी बड़ी सिविलाइजेशनल माइग्रेशन नहीं थी। हालांकि हमें कुछ इशारात मिलती है, मूसा अलैहिस्सलाम निकले थे इजिप्ट से लेकर बाहर पैलेस्टाइन की तरफ। लेकिन आप देखें वो फासला क्या है। आप देखें जॉर्डन, इजिप्ट बिल्कुल एक एडजेसेंट है पैलेस्टाइन में, बीच में सिर्फ वो स्वीज कनाल है। वो इतना बड़ा स्पेस नहीं था कि इंसान वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका से ईस्ट साइड ऑफ एशिया चला जाता। ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन नहीं थी, लेकिन इस पीरियड में था। उससे पहले कहीं नहीं हमें नजर आती। तो इसका मतलब सिविलाइजेशन अपनी मैच्योरिटी पे पहुंची थी। सिविलाइजेशन मैच्योरिटी आई थी, क्या मैसेज को वो ग्रेसिप कर पाते। किस मैसेज को? उस यूनिवर्सल मैसेज को जिसको रिवील किया गया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लियर हुआ? उससे आगे बढ़ते हैं हम। वो था इंटेलेक्चुअल रेडीनेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आप जहन में रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करने में। एक फेमस ऑथर है बाय द नेम प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ। उनकी एक फेमस बुक है बाय द टाइटल हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। उनकी एक फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। वो उस बुक में लिखते हैं, मैं आपको समरी बताता हूं उस बुक की। वो बताते हैं, उस बुक में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो बताते हैं कि सिविलाइजेशंस ने जितना सोचना था 1200 साल में सोचा। 1200 ईयर्स ऑफ स्पैन देते हैं, 1200 ईयर्स ऑफ टाइम देते हैं, वो टाइमलाइन देते हैं। वो कौन सा टाइमलाइन था? फ्रॉम 5th सेंचुरी BCE टू 700 AD। ये 1200 साल बनते हैं। यानी वो कहते हैं कि जितना सिविलाइजेशन ने सोचना था, ह्यूमन इंटेलेक्ट ने सोचना था, सोच लिया इन 1200 साल में। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपके सामने में, अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी में। कौन? प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ। वो कहते हैं कि सिविलाइजेशंस ने जितना सोचना था, सोच लिया इन 1200 साल में। अब इसका मतलब क्या है? क्या आगे प्रोग्रेस नहीं हुई? हमने देखा इतनी प्रोग्रेस हो रही है 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में। क्या प्रोग्रेस नहीं हुई? इसका मतलब हमने प्रोग्रेस नहीं किया, इसका मतलब हमने इंटेलेक्ट को बिल्ड नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को मोल्ड किया, स्ट्रक्चर वही रहे। आप इस चीज को समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन या एल्बर्ट इनस्टाइन को आज जमीन पे लाए, क्या वो एआई को नहीं समझ सकता? समझ सकता है ना? आपका आंसर हम ही होगा। मुझे नहीं लगता कोई यहां इंसान होगा जो मुझसे डिसएग्री करे कि 300 साल 400 साल पहले के आदमी अगर हम आए यहाँ पे तो आज के वर्ल्ड से अवेयर ना हो। अवेयर से मतलब है मेरा कि वो समझ ना पाए, अंडरस्टैंड ना करे आज के कंटेम्पररी अवेयरनेस से, कंटेम्पररी वर्ल्ड को अंडरस्टैंड ना कर पाए। ये बिल्कुल एक इनसेन बात है। क्यों? क्योंकि उनका इंटेलेक्ट भी वही था जो हमारा है।
हमारा से मुराद ये नहीं कि कॉमन मासेस का, जो एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज होते हैं। ओके ओके। तो इसीलिए प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ कहते हैं जो 1200 साल में वहां सोचना था सोच लिया, यानी इसके बाद स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, फंडामेंटल्स वही रहेंगे। जो प्लेटो अपने टाइम में समझता था, आज भी हम उसी इंटेलेक्ट पे हैं। अब इसके बाहर हम स्ट्रक्चर को फेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली स्ट्रक्चर है हमारा, वो पहले जॉइंट फैमिली था, फिर न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हुआ, फिर एक्सटेंडेड फैमिली में हुआ, ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन फैमिली एज स्ट्रक्चर तो नहीं बदला ना। फैमिली तो वही रहा, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन तो सेम रहा। तो मतलब इरेशनल इंक्वायरी, इरेशनल प्रोसेस, ये थॉट, इंटेलेक्ट, मैसेज को समझ पाता। वो कौन सी मैसेज थी? ये अल फुरकान की मैसेज थी, वो कुरान की मैसेज थी। समझ रहे हैं आप? उसके बाद लोगों में शऊर डेवलप हुआ था, लोगों में शऊर डेवलप हुआ था। अरसलान, you might be having some queries, please resist yourself, we can discuss it at the end of the session. I'm repeating it again and again, please. मैं बार बार चैट सेक्शन में जाता हूं, मेरा फ्लो ब्रेक होता है, प्लीज बेयर विथ मी। कोई भी आप में से अननेसेसरी टेक्स्ट ना करें प्लीज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स कंप्लीटली फाइन। अब यानी लोगों में शऊर डेवलप हुआ था कि हम मिथोलॉजिकल थॉट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हमें हमारे पास एविडेंसेस ना हो, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है ग्रीक सिविलाइजेशन। इसीलिए आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपना फादर किसको मानती है? हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी? इट्स नन अदर देन सोक्रेटिस। यानी अपनी तशबीह, अपने रीजन की वो मयार रखते हैं, अपने रीजन का मयार रखते हैं कि हमने रीजन सीखा करना। इट्स द टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 5th सेंचुरी बीसी, और इसी को डेवलप होने में 1200 साल लगे। जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ इन हिज फेमस बुक बाय द टाइटल हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। इस चीज को समझिए आप। यानी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आई थी, सिविलाइजेशनल मैच्योरिटी आई थी, लोगों में क्या बात को समझते। सिविलाइजेशन ग्रेसिप कर पाती है मैसेज क्या है, जो अब सेम रहने वाली है टिल द डे ऑफ रिजरक्शन। जब तक अब हमें फिर से ना उठाया जाएगा तब तक यही मैसेज रहेगी। अब इस पे स्टैंप लग गई कि प्रॉफिटहुड अब बंद हो गई। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जमा हो गया एक ही प्रॉफिट पे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चीज को समझिए आप। क्लियर हुआ? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब प्रियोर स्क्रिप्चर से आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। बस वी आर अबाउट टू कंक्लूड द सेशन, विद इन 10 और 12 मिनट्स। प्लीज बी विथ मी, वी आर अबाउट टू एंड द सेशन नाउ। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फेज है, जहां से हमें ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, ये सिविलाइजेशनल मैच्योरिटी का एविडेंस मिलता है, वो हमें प्रियोर स्क्रिप्चर्स भी बताते हैं। जो प्रीसीडिंग स्क्रिप्चर्स थे वो हमें बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए फेमस कोड जो मुझे चैप्टर जॉन में मिली है, विच इज फ्रॉम किंग जेम्स वर्जन। एक बाइबल का वर्जन है किंग जेम्स वर्जन, वहां एक चैप्टर है वर्स नंबर 12। वो क्या कहता है हमें? आई हैव येट, ये अपने ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से कहते हैं, अपने साथियों से कहते हैं, आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ये कैन नॉट बियर देम नाउ। ये क्या है? ये डिग्री ऑफ आर्किकनेस है। ये मिडिवल टाइम्स में इंग्लिश यूज हुआ है, वो चेंज हो गया, हम यू कहते हैं आज। वही जिस चीज के मैं बारे में बात कर रहा था आपसे कि डिग्री ऑफ आर्किकनेस एक लैंग्वेज में चेंज होता है, ये इंग्लिश में भी चेंज होती है। ये मिडिवल टाइम्स की इंग्लिश है, इसीलिए इसको ये कोट किया है यहाँ पे, लेकिन आप इसको यू अंडरस्टैंड कीजिए। अब वो क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम? आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ये कैन नॉट बियर देम नाउ। मुझे आपसे तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप उसको ग्रेसिप नहीं कर पाओगे। क्यों? ना सिविलाइजेशन मैच्योरिटी है, ना ही इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। व्हेन ही द सुपीरियर ऑफ ट्रूथ, वो सुपीरियर ऑफ ट्रूथ कौन था? ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक इंपैक्टफुल नबी कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, none other than। When he, the Spirit of truth, will come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, he shall speak. Whatsoever he shall hear, that he shall speak.
यानी वो अपने इंडिपेंडेंट रीजन से आपको अवेयरनेस नहीं देगा, इंडिपेंडेंट रीजन से आपको हिदायत नहीं पेश करेगा, वो एक हिदायत के ताबे होगा। वो हिदायत क्या, किसके ताबे थे वो, किसके ताबे थे वो, किसके मोहताज थे वो? खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के ने वही के मोहताज थे ना। वो अपने इंडिपेंडेंट रीजन से हिदायत नहीं पेश कर रहे थे अरब के सामने या पूरी दुनिया के सामने। वो मोहताज थे किसी एक जरिए के, बता देते कि मैं कुछ नहीं कहता मगर जो मुझे बताया जाता है। इस चीज को समझिए आप। When he, the spirit of truth, will come, he will guide you into all truth. इसकी pragmatic एग्जाम्पल मैंने आपको दी। इसीलिए कुरान में आता है कि ये जो अहली यहूद हैं, या यहूद हैं, जो नसारी हैं यानी क्रिश्चियंस हैं, ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे। ये कुरान में आयत है ना। और इसी चीज को पहले ही ईसा अलैहिस्सलाम कह चुके हैं कि मैं आपको सारी चीजें नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आप में वो पेडेस्टल नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है, ना ही सिविलाइजेशनल मैच्योरिटी है, ना ही इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है कि आप बात को समझो। जब वो आएंगे वो आपको अवेयर कराएंगे। यानी वो कौन आएंगे? वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लियर हुआ? उसके बाद अब ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां ड्रॉ करी है, आप इस चीज को समझिए। देखें आप इस चीज को, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है ना यहां से, इस चीज को देखें आप, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है ना यहां से। हम समझते हैं कि प्रॉफिटहुड ऐसे है, ये एक प्रॉफिट आया, उसके बाद ऐसे प्रॉफिट आया, इसके बाद ऐसे कोई दूसरे प्रॉफिट आए, उसके बाद ऐसे प्रॉफिट आए, उसके बाद ऐसे प्रॉफिट आए, उसके बाद ऐसे प्रॉफिट आए, पहली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आए। हमारे जहन में जो प्रॉफिटहुड का ढांचा है वो ये है, लेकिन ये गलत है। प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट जो रिवील हुआ वो शरीयत जो मैच्योरिटी पे आई वो ऐसी थी, और ये अपने पिनेकल पे कहां पहुंची? जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था। यानी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से प्रॉफिटहुड का कंसेप्ट आया। आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे सिविलाइजेशन इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी ये थी, और फिर बाकी नबी जो आए, फिर मानो आप ये फेज लेने आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, फाइनली ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मैच्योरिटी ये थी, और फाइनली इसको पिनेकल पे लाया। यानी इसके बाद ये सैचुरेशन हो गई इस चीज की, ये सैचुरेशन हो गई यहाँ पे, ये सैचुरेशन हो गई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो प्रॉफिटहुड का कंसेप्ट ऐसे आया, ना कि ऐसे एक पिरामिड शेप में पिनेकल पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे पहुंचा। ये ढांचा नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु सॉरी प्रॉफिटहुड का। प्रॉफिटहुड का जो ढांचा आपके जहन में है, जो स्केल्टन आपके जहन में है कि प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट ऐसे आता रहा, ऐसा नहीं है। ये ऐसे आता रहा, वो सिविलाइजेशन इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी ये थी, यहां पे फिर वो अपने पिनेकल पे पहुंची। क्लियर हुआ? उसके बाद अब फाइनली हमने टाइमलाइन को डिस्कस किया। अब हम देखेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों। मैं उसको एक लफ्ज में अगर बताऊं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द पिनेकल ऑफ ऑल ह्यूमन ग्रेटनेस। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ही इज रिगार्डेड एज द पिनेकल ऑफ ऑल ह्यूमन ग्रेटनेस। अगर जिंदगी में कोई भी प्रोफेशंस होते हैं, नोबल प्रोफेशंस, एक तो उन्होंने सारे इख्तियार किए और उसमें भी अपने पिनेकल पे रहे। दो चीजें हैं, जो भी नोबल प्रोफेशंस हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इख्तियार किए और उसमें भी अपने पिनेकल पे रहे, यानी रोल अदा किया। मल्टीपल रोल कोई अदा कर सकता है, लेकिन एक तो सारे रोल अदा करना, नोबल रोल्स, उसके बाद भी अपने पिनेकल पे रहना, वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए उनकी मैसेज यूनिवर्सल थी। वो स्टेटसमैन भी थे, वो पॉलिटिकल लीडर भी थे, वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्हें बात करी अगेंस्ट पेट्रियार्की, उन्हें बात करी अगेंस्ट रेसिज्म, उन्हें बात की अगेंस्ट इनजस्टिस। वो काजी भी रहे, वो मिलिट्री जनरल भी रहे। उन्होंने जंग में एथिक्स भी सिखाया, वरना कौन कहता है कि जंग में एथिक्स होना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। लेकिन जंग में भी आप एथिक्स दिखाएं, दिस इज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक फैमिली मैन भी थे। हफीज अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी कोई शादी नहीं हुई, वो हमें कैसे गाइडेंस दे सकते हैं कि आपने बच्चों के साथ कैसे रहना है? हम कैसे गाइडेंस ले सकते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से रिगार्डिंग द पेरेंटल केयर? द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ए पेरेंट। वो कंपेनियन भी थे, वो पॉलिटिकल लीडर भी थे, वो स्टेटसमैन भी थे, वो ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, वो ओरेटर भी रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज, he was a क्रॉस कल्चरल यूनिफायर ऑफ डाइवर्स इथनिक ग्रुप्स। उनका जो बहस था
वो किसी खास इंसान से नहीं था, वो किसी रेस से नहीं था, वो किसी इतनी ग्रुप से नहीं था, वो किसी कलर के साथ नहीं था, वो किसी रीजन के साथ नहीं था। उनकी जो बात थी वो यूनिवर्सल थी। वो एक इंसान से बहस करते थे कि तुम्हारा कलर कुछ भी हो, तुम्हारी जात कुछ भी हो, तुम जो रीजन से आते हो, तुम्हारे चमड़ी का रंग क्या है, कोई मतलब नहीं इस चीज से। तुम इस इंस्टीट्यूशन में आओगे तो एक उम्मत कहलाओगे। तुम्हारे वही हुकूक होंगे जो एक पॉलिटिकल रूलर के हुकूक होते हैं इस इंस्टीट्यूशन में। हाँ, अथॉरिटी वेरी कर सकती है क्योंकि एक पोस्ट एक जिम्मेदारी है, बट राइट्स आपके सेम है। उसके बाद उन्होंने ब्रिज किया बिटवीन रीजन एंड रेवलेशन। उन्होंने बताया कि आप रीजन का इस्तेमाल करें, आप दिमाग को तोलें, दिमाग को महसूस कीजिए, मगर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस दीन। मैं इसको एक एग्जाम्पल में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिपेंडेंट रीजनेबल पर्सन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रैशनलिज्म के मानने वाले, एम्पिरिसिज्म के मानने वाले, साइंस के मानने वाले, वो कुएं में कूदेंगे, वहां से बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। हम भी कूदेंगे, हम देखेंगे कि उस कुएं में क्या है, लेकिन हम रस्सी भी साथ लेंगे। वो रस्सी क्या है? गाइडेंस, द डिवाइन गाइडेंस, द कुरान, द रेवलेशन, द प्रॉफिटिक लाइफ, द प्रॉफिटिक ट्रेडिशन, द इस्लामिक ट्रेडिशन, वो हम साथ लेंगे। तब हमें रीजन के साथ हम रेवलेशन को ब्रिज करेंगे। वो सबसे बड़ी चीज जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, he was a restorer of the tawhid civilizations। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम और खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत को जमा करके दिखाया। वो इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम को जमा किया, यानी कि अब मैं सारे सिविलाइजेशंस के जो पीछे प्रॉफिट्स रहे हैं उनकी बात को जमा करता हूं, रिस्टोर करता हूं कि अब मैं वही बात कहूंगा जो हर एक नबी ने कही थी। वो एक ही जगह जमा हुई, वो सारी तौहीद एक ही जगह जमा हुई, वो थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए एक तो इसी पीरियड को चुना, और एक ही वजह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। और इसीलिए इसकी गवाही हम नहीं देते हैं, अगर हम देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक अरबिक प्रोवर्ब है कि फजीलत तो तब है जब आपका दुश्मन, जब आपके बागी, जब आपके अपोनेंट आपकी गवाही देंगे। और ये जो एच.जी. वेल्स है, ये अपोनेंट है इस्लाम के। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के फादर इनको बोले जाते हैं। एच.जी. वेल्स इनका नारा है। वो क्या कहते हैं? Although the sermons of the human freedom, equality, and fraternity had been delivered before also, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who, for the first time in the entire span of human history, established a society, a living, functioning society, based on the principles he preached. कि इससे पहले तो वाज बहुत कहे गए, sermons कहे गए, इससे पहले जो भी कहा गया, लेकिन उस बुनियाद पे माशरा कोई कायम करके नहीं दिखाए। लेकिन ऐसी हस्ती आपको प्रॉफिट्स में और पूरी सिविलाइजेशंस में एक ही हिस्ट्री, एक ही एग्जांपल मिलती है, एक ही इंसान की, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने एक समाज को कायम करके दिखाया उन मनहज पे, उस बेसिस पे जिस पे वो प्रीच कर रहे थे, जिसको वो प्रीच कर रहे थे, जिन प्रिंसिपल्स को वो मानते थे, उन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे एक माशरा कायम करके दिखाया कि ये है वो मॉडल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, नन अदर देन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद उन्होंने ये कैसे किया, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया? इस किताब के जरिए, अल कुरान अल फुरकान। और ये क्या है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट? ये अल फुरकान क्या है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे बाय द वेरी फेमस, बाय स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर अल फातिहा, ठीक है? उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यस, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है?